ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। हमने अभी तक देखा कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 आ चुका है और उसके अंदर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी हैं। अब आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो धीरे धीरे क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए कि 14 से ये नंबर जो है 28 हुआ और ये 6 से जो नंबर है ये 8 हुआ। वो सारा एवोल्यूशन जो हम देखेंगे हमारे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया का, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। किस तरह से लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स का बाइफर्केशन हुआ, अलग अलग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, किस तरह से यूनियन टेरिटरीज को स्टेट्स बनाया, कहाँ से हमने सिक्किम को एक्वायर किया, वो सब हम इस टॉपिक के अंदर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इवन आफ्टर द लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन 1956, हमने देख लिया था कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 में पूरा का पूरा मैप ही चेंज कर दिया गया था। जो पार्ट ABCD था उसको अबॉलिश कर दिया और स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इतने सारे लार्ज स्केल रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अंडरवेंट continuous changes due to pressure of political agitations and political conditions। इतने चेंजेस होने के बाद भी अभी भी लोग जो थे बहुत ज़्यादा एजिटेशंस कर रहे थे, रिवोल्ट्स कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे अपनी इंडिविजुअल स्टेट्स का ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। और इसी वजह से धीरे धीरे जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन होता रहा थ्रू आउट द हिस्ट्री। The demand for creation of some more states on the basis of language or cultural homogeneity resulted in the bifurcation of existing states। और ये जो बार बार डिमांड कर रहे थे लोग लैंग्वेज या कल्चर के बेस पे इन दोनों चीज़ों की होमोजेनिटी होना चाहिए एक स्टेट के अंदर, उन बेसिस पे जो और बार बार डिमांड्स हो रही थी, उसका रिजल्ट ये रहा कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स थी, जो 14 स्टेट्स थी, इनको धीरे धीरे बाइफर्केट कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो बाइफर्केशन होता है वो होता है 1960 के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। और ये 1960 में जो डिवीजन होता है या बाइफर्केशन होता है, ये किसके अकॉर्डिंग्स में होता है? बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1960। जो आपकी लक्ष्मीकांत बुक है उसके अंदर नोट्स और रेफरेंसेस वाला जो टॉपिक है, आप उसको अगर बार बार साइमल्टेनियसली रेफर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो नोट्स और रेफरेंसेस पीछे दे रखे हैं इस टेक्स्ट से रिलेटेड, वो आप बार बार चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसके अकॉर्डिंग्स में जो बॉम्बे स्टेट था वो डिवाइड हो गया दो अलग अलग स्टेट्स में, महाराष्ट्र स्टेट में और गुजरात स्टेट में। ये किस बेसिस पे हुआ? महाराष्ट्र हुआ मराठी स्पीकिंग का और गुजरात हुआ गुजराती स्पीकिंग का। क्योंकि जो बॉम्बे स्टेट था उसके अंदर दोनों एरियाज ऑलरेडी इंक्लूडेड थे। हमने अभी पीछे देखा कि सौराष्ट्र भी इंक्लूड कर दिया गया था, कच्छ भी इंक्लूड कर दिया गया था बॉम्बे स्टेट के अंदर, 1956 में देखा था ना। तो अब उस बॉम्बे स्टेट को डिवाइड कर दिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, मराठी स्पीकिंग के पास महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग के पास गुजरात। इन 1960 द बाइलिंगुअल स्टेट, राइट, तो बेसिकली जो दो लैंग्वेजेस जो प्रीडोमिनेंट थी बॉम्बे के अंदर वो थी दो लैंग्वेजेस थी, इसलिए वो बाइलिंगुअल स्टेट था। द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट स्टेट्स। दो स्टेट्स में उसको डिवाइड किया गया। महाराष्ट्र किसको दिया गया? जो मराठी स्पीकिंग लोग थे, और गुजरात दिया गया टू गुजराती स्पीकिंग पीपल। इस वजह से गुजरात वॉज एस्टैब्लिश्ड एज द 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। 14 स्टेट्स तक हम यहाँ देख चुके हैं कि 14 बन चुके हैं 1956 में, और 15th स्टेट यानी कि 1956 के बनने के बाद बनने वाला सबसे पहला स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस कौन सा था? गुजरात, ठीक है। तो 15th स्टेट हमारा गुजरात बन गया, इसको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं दादर एंड नगर हवेली की। The Portuguese ruled this territory until its liberation in 1954। 1954 से पहले पहले ब्रिटिश इंटरफेरेंस यहाँ नहीं था, कंप्लीट जो है पोर्चुगीज इसको रूल कर रहे थे। दादर नगर हवेली जो है महाराष्ट्र के आसपास, उसको पोर्चुगीज रूल कर रहे थे अंटिल 1954। और 1954 में बाय पुलिस एक्शन उनको वहाँ से भगा दिया गया। और 1954 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोर्चुगीज को वहाँ से हटाया तो 54 से लेके 61 तक ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता तो वो तब से ही 54 से शुरू कर देती। बट वहां पे उसने क्या किया कि उसके लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटर चुने और वो उसको रूल करेगा 54 से 61 के बीच में, ठीक है। तो पोर्चुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी अंटिल 1954। सब्सिक्वेंटली द एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड ऑन till 1961 by an administrator chosen by the people themselves। ऑल द गवर्नमेंट चाहती तो रूल कर सकती थी डायरेक्टली, बट उसने कहा, अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों को कि आप अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटर चुन लो, और उसको रूल करने के लिए दिया 1961 तक। और 1961 के अंदर क्या हुआ? इट वाज कन्वर्टेड
into यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय द 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, 1961 के अंदर क्या आया, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने दादर एंड नगर हवेली को क्या किया, एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा या फिर एक स्टेट दे दिया। ठीक है, और ये दादर नगर हवेली को जो स्टेट दिया गया या फिर जो एक ये पोजीशन दी गई एक यूनियन टेरिटरी की, ये कब किसके हिसाब से दी गई, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से दी गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है, ये गोवा, दमन एंड दीव जो 3 जगह थी, इनको भी जो है पोर्टुगीज रूल कर रहे थे। इंडिया अक्वायर्ड दीज 3 टेरिटरीज फ्रॉम पोर्चुगीज बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961। सेम जिस तरह से दादर नगर हवेली को लिया था, उसी तरह से गोवा, दमन और दीव को भी पोर्चुगीज से पुलिस एक्शन के थ्रू यानी कि फोर्सफुली 1961 में इंडिया ने छीन लिया। दे वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ यूनियन टेरिटरी बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962। और गोवा, दमन, दीव इन तीनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। और कब बनाई, 1962 के अंदर, और किसके अकॉर्डिंग्स में, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से। बाद में हम देखेंगे कि 1987 के अंदर जो है इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं। अभी गोवा, दमन, दीव साथ में है, तो बाद में गोवा अलग बन जाएगा और दमन, दीव अपना खुद का एक यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, और गोवा को हम 1987 के अंदर स्टेटहुड दे देंगे। तो गोवा जो है 1987 में 25th स्टेट बन जाता है, हम बाद में देखेंगे। और दमन एंड दीव जो होता है वो अपना खुद का इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी रहता है। पहले गोवा, दमन, दीव आपस में तीनों मिला के एक यूनियन टेरिटरी था। अब बाद में 1987 के बाद दमन एंड दीव एक यूनियन टेरिटरी और गोवा अलग यूनियन टेरिटरी। आज प्रेजेंट स्टेट ये है, प्रेजेंट बात ये है कि गोवा की दमन एंड दीव प्लस दादर नगर हवेली, जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर ऑल दो मेंशन नहीं, अपडेट नहीं हुआ है, बट ये दोनों मिला के एक इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम पे नहीं है, ये दोनों साथ में एक ही यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, लेटर 1987 के अंदर गोवा वॉज कॉन्फर्ड अ स्टेटहुड। 1987 में क्या हुआ हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, और 25th स्टेट कैसे बनता है। कॉन्सिक्वेंटली दमन एंड दीव वॉज मेड अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी, और ऑब्वियसली जब गोवा यहाँ से बाहर हो जाएगा तो दमन दीव जो है अपने अंदर ही एक इंडिविजुअल यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, जो आज के टाइम पे उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली साथ में एक ही यूनियन टेरिटरी माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पुडुचेरी की, जिसका पहले नाम पौंडीचेरी था। The territory of Puducherry comprises the former French establishments in India known as Puducherry, Karaikal, Mahe and Yanam। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अगर आप मैप देखोगे इंडिया का, तो उसमें जो पौंडीचेरी या पुडुचेरी का एरिया है वो सारा का सारा एरिया एक साथ नहीं है, वो 3 अलग अलग स्टेट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो तमिलनाडु की स्टेट के अंदर यहाँ पे है पुडुचेरी, जो पुडुचेरी की कैपिटल भी है। फिर हम देखेंगे इसके नीचे ही है कराईकाल। फिर हम देखेंगे यहाँ पे ऊपर अगर देखेंगे तो ये यनम आ जाएगा, और इधर हम देखेंगे केरला के अंदर तो ये माहे आ जाएगा। ये 4 अलग अलग जगह जो है रीजन्स में, ये सब मिला के पुडुचेरी बनता है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग जगह जो 2 ज्योग्राफिकली डिस्टिंक्ट है, बट इनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक ही चलता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, पुडुचेरी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। और इस सबको मिला के हम पुडुचेरी पौंडीचेरी का एक यूनियन टेरिटरी मानते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया जो पुडुचेरी कंप्राइजेस ऑफ फॉर्मर फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स। ये पहले कौन रूल कर रहा था, फ्रेंच या फ्रांस यहाँ पे रूल कर रहा था। हमने देखा कि गोवा, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली के अंदर कौन था, पोर्चुगीज का केस था वहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट्स थे यहाँ पे। और क्या क्या 4 जगह थी, पुडुचेरी ये वाला जो मैंने आपको बताया, फिर कराईकल उसके नीचे, फिर माहे इस साइड गोवा के नीचे केरला के अंदर, और यनम इस साइड आंध्र प्रदेश की साइड। ठीक है, द फ्रेंच हैंडेड ओवर दिस टेरिटरी टू इंडिया इन 1954, और फ्रेंच ने 1954 के अंदर डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही ऐसे ही दे दिया। यहाँ पे पुलिस एक्शन की या पुलिस की जरूरत नहीं पड़ी थी। सब्सिक्वेंटली इट वॉज एडमिनिस्टर्ड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी। अब इसको जो है एक नया स्टेटस दिया, एक नया नाम दिया। क्या नाम दिया, एक्वायर्ड टेरिटरी का नाम दिया, टिल 1962। और ये कब से कब तक दिया, 1954 से लेके 62 तक ये एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह काम करता है। और 1962 में फाइनली इट वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी बाय 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के अंदर जब तक ये अब ये जो है एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह काम नहीं करेगा, इसको ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है हमने एक यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, तो यहाँ पर पुडुचेरी का गेम भी खत्म। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं नागालैंड की।
अब होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया की, तो ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, ये अगर हमारा ये बांग्लादेश है तो जितना भी नॉर्थ ईस्ट था ये सारा का सारा असम स्टेट के अंदर आता था। उस टाइम पे बाइफर्केशन नहीं किया हुआ था, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है एक ही स्टेट था, असम का स्टेट। बट धीरे धीरे हम देखेंगे असम के अंदर से अलग अलग स्टेट्स निकलने की कोशिश करेंगे। नागालैंड आएगा, फिर मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा, मणिपुर आएगा। ये सारे स्टेट्स में धीरे धीरे अलग होते हैं, किस तरह से वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेट जो असम से बाहर निकलता है वो है नागालैंड का स्टेट। 1963 के अंदर द स्टेट ऑफ नागालैंड वाज फॉर्म्ड। और ये कैसे फॉर्म हुआ था? बाय स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट ऑफ 1962। ठीक है, ये आप नोट्स एंड रेफरेंसेस के अंदर, बुक के अंदर रेफर कर सकते हैं। क्या नाम था? स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट ऑफ 1962। और ये कब आया था? विद इफेक्ट फ्रॉम डिसम्बर 1 1963, यानी कि डिसम्बर 1 1963 को ये कंप्लीटली कमेंस हो गया था और एक्शन में आ गया था, इसको लागू कर दिया गया था। बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड त्वेनसांग एरिया आउट ऑफ द स्टेट ऑफ असम। असम स्टेट से हमने दो एरिया, जो नागाज का स्टेट था, नागा हिल्स जो थे, और जो त्वेनसांग एरिया था, उनको बाहर निकाल के नागालैंड फॉर्म कर दिया। ये इस वजह से हुआ था कि उस टाइम पे जो नागाज थे वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थे और इंसर्जेंसी क्रिएट कर रखी थी उन्होंने, खूब रिवोल्ट कर रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एजिटेट कर रहे थे। इसलिए गवर्नमेंट फोर्स हो गई कि हमको आसाम से नागालैंड को बाहर निकालना पड़ा। तो नागा हिल्स और त्वेनसांग एरिया को अलग किया आसाम से और नागालैंड बनाया। दिस वॉज डन टू सेटिस्फाई द मूवमेंट ऑफ हॉस्टाइल नागास। ये मैंने आपको बताया कि हॉस्टाइल नागास थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए इनका अलग स्टेट इनको दे दिया। हाउएवर बिफोर गिविंग नागालैंड द स्टेटस ऑफ 16th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, इट वॉज प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नर ऑफ असम इन 1961। इसको आप देखो कि इसने डायरेक्टली जो है स्टेटहुड नहीं दे दिया था। सबसे पहले क्या किया कि 61 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने इसको गवर्नर के कंट्रोल के अंदर डाल दिया। अब आप डायरेक्टली देखो कि इसने एक साथ में ही स्टेटहुड नहीं दे दिया किसी भी स्टेट को, पहले एक काम किया फिर सेकंड स्टेप लिया। पहला स्टेप क्या था कि जो गवर्नर था वहाँ का, आसाम का, उसके कंट्रोल के अंदर डाला इसको, फिर दोबारा बाद में 63 के अंदर इसको अलग स्टेट दे दिया। ठीक है, और इस वजह से नागालैंड जो है हमारा 16th स्टेट बनता है। आप नोट करते रहना बार बार कि कौन कौन से नंबर पे कौन से स्टेट आ रहे हैं। 15 स्टेट हमारा गुजरात था, हमने देखा कि बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आया था वो 1960 में। बॉम्बे को हमने महाराष्ट्र गुजरात में तोड़ा, तो गुजरात हमारा था 15 स्टेट। 16 स्टेट हमारा कौन सा हो गया? नागालैंड हमारा 16th स्टेट हो गया। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट्स की। अब जो अगले स्टेट्स बनेंगे 17th 18, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़, इस एरिया की हम अब बात करते हैं। नागालैंड हमारा कंप्लीट हो गया। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज बाइफर्केटेड। और ये जो बाइफर्केशन हुआ किसके हिसाब से हुआ? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। ठीक है, 1966 का जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके अकॉर्डेंस में जो पंजाब स्टेट था पूरा, जिसके अंदर हिंदी स्पीकिंग लोग भी थे और पंजाबी स्पीकिंग लोग भी थे, तो 1966 में उसको बाइफर्केट कर दिया टू क्रिएट हरियाणा द 17th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, 15 16 गुजरात नागालैंड, और उसके बाद 17th स्टेट कौन सा आ गया हमारा? हरियाणा, स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। और इस टाइम पे 1966 में जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें बस हरियाणा ही फॉर्म नहीं हुआ था, उसमें चंडीगढ़ की यूनियन टेरिटरी भी बनाई गई थी। दिस फॉलोड द डिमांड फॉर अ सेपरेट सिख होमलैंड पंजाबी सूबा रेज्ड बाय अकाली दल अंडर द लीडरशिप ऑफ मास्टर तारा सिंह। अब हरियाणा को साइड करने के अलावा भी पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एरियाज बच रहे थे जो कंप्लीटली पंजाबी बोलने वाले एरियाज नहीं थे। यानी कि ये क्यों क्रिएट किया गया था कि पंजाब जो पूरा स्टेट था उस टाइम पे पंजाबी स्पीकिंग लोग भी थे, हिंदी स्पीकिंग लोग भी थे। तो पंजाब स्टेट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो एक तो हरियाणा के अंदर डिवाइड कर दिया जो हिंदी स्पीकिंग लोग थे। उसके अलावा पंजाब के अंदर ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर पंजाब में थोड़े थोड़े हिली एरियाज थे, उस हिली एरियाज को निकाल के हमने हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी को दे दिया। क्योंकि हमको पता है कि हमने पहले ही देखा है कि 1956 में जो 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी उस टाइम पे हिमाचल प्रदेश को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया था। वो बाद में स्टेट बन जाएगा, वो हम देख लेंगे, बट इस टाइम पे 1966 के अंदर हिमाचल प्रदेश अभी एक यूनियन टेरिटरी है। तो पंजाब के हिंदी स्पीकिंग जो एरियाज थे वो हरियाणा को दे दिए और पंजाब के जो हिली एरियाज थे वो हिमाचल प्रदेश को दे दिए। तो इस वजह से जितना भी पोर्शन बचा वो यूनिलैटरली पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं। और ये चीज की डिमांड कौन कर रहा था? अकाली दल बार बार इसकी डिमांड कर रहा था, अंडर हुज लीडरशिप? अंडर मास्टर तारा सिंह लीडरशिप। ठीक है, और वो क्या मांग रहे थे? हमको एक अपना सेपरेट सिख होमलैंड दो, एक पंजाबी सूबा दो जिसके अंदर बस पंजाबी स्पीकिंग लोग होने चाहिए। और 1966 में उनको ये चीज मिल गई अंडर पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966।
ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन। और ये कब मिला? 1966 में। गवर्नमेंट ने डायरेक्टली ही नहीं दे दिया, उसने सबसे पहले कमीशन बिठाई 1966 में, जिसको शाह कमीशन भी बोलते हैं। जब पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे वर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, एक स्टेट बनाई पंजाब की जिसमें खाली पंजाबी स्पीकिंग लोग होंगे, और हिंदी स्पीकिंग एरियाज को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया इनटू द स्टेट ऑफ हरियाणा, और जितने भी हिंदी स्पीकिंग एरियाज थे उसकी स्टेट अलग बना दी, हरियाणा की स्टेट। और जो हिली एरियाज थे, द हिल एरियाज वर मर्ज्ड विद द एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, और साथ में जो बॉर्डर के ऊपर हिमाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी थी उसके अंदर पंजाब के जितने भी हिल एरियाज थे वो इंक्लूड कर दिया गया। 1971 के अंदर द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ अ स्टेट। और जैसे ही हिमाचल प्रदेश की इस यूनियन टेरिटरी को स्टेटस मिला एक स्टेट का, तो वो हमारे इंडियन यूनियन की 18 स्टेट बन गई। ठीक है, आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं। 15 स्टेट जो हमारी थी, गुजरात थी, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 में बना। फिर हमने देखा कि हमारा नागालैंड बना 1963 के अंदर। फिर ये 16 स्टेट था। 17 स्टेट कौन सा बना? हरियाणा बना अंडर दिस पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966। और 18 स्टेट हमारा बन गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं 1972 के बाद, यानी कि जैसे ही हमारी इंडिया पाकिस्तान वॉर ख़त्म होती है, तब हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो मैप है इंडिया का, उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आते हैं। ठीक है, 5 अलग अलग चीज़ें बनती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है डिटेल में। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं। 1972 के अंदर द पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट अ मेजर चेंज। ठीक है, 1972 में जो पॉलिटिकल मैप इंडिया का होता है उस टाइम पे, उसमें खाली असम होता है, और अब जो है उसके अंदर मेजर चेंजेस आने शुरू होते हैं। और ये कैसे होता है? बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971। नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एक्ट ऑफ 1971 के अकॉर्डेंस में इतने सारे मेजर चेंजेस होते हैं। ठीक है, और ये कब इफेक्ट में आता है? जनवरी 21, 1972। जनवरी 21, 1972 के अंदर ये कंप्लीटली एनफोर्स कर दिया जाता है लोगों के ऊपर। ठीक है, होता क्या क्या है? Thus, the 2 union territories of Manipur and Tripura and the sub-state of Meghalaya got statehood। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हुई इसको ध्यान देना। सबसे पहले तो 2 यूनियन टेरिटरीज थी। हमने देखा कि 1956 के अंदर 6 यूनियन टेरिटरीज थी, उनमें से 2 यूनियन टेरिटरीज थी मणिपुर की और त्रिपुरा की। इन दोनों यूनियन टेरिटरीज को स्टेटहुड दे दिया। ठीक है, सबसे पहले तो यही हुआ कि जो मणिपुर और त्रिपुरा की यूनियन टेरिटरीज उनको स्टेटहुड दे दिया। फिर मेघालय जो था, मेघालय उस टाइम पे ना तो स्टेट था, इससे पहले 1972 से पहले ना ही स्टेट था और ना ही यूनियन टेरिटरी था, उसको एक अलग सा ही स्टेटस दे दिया था जिसको हम बोलते हैं सब स्टेट का स्टेटस दिया था, कि ना तो वो स्टेट रहेगा ना यूनियन टेरिटरी रहेगा। ऑल्दो असम के अंडर रहेगा, असम का गवर्नेंस चलेगा, बट थोड़ा सा इंटरनल ऑटोनॉमी दे दी गई और सब स्टेट बना दिया उसको असम के अंडर रहते हुए मेघालय को। और अब इस सब स्टेट का स्टेटस भी कैंसिल करके इसको भी स्टेटहुड दे दिया। ठीक है, 3 चीजें क्या क्या करी? सबसे पहला तो मणिपुर जो था उस वो यूनियन टेरिटरी था, उसको स्टेटहुड, उसको स्टेट बना दिया। त्रिपुरा था वो यूनियन टेरिटरी था, उसको स्टेट बना दिया। मेघालय सब स्टेट था, उसको भी स्टेट बना दिया। 3 चीजें तो ये हो गई। उसके अलावा क्या किया? आसाम से ही 2 और टेरिटरीज निकाल के हमने 2 नई यूनियन टेरिटरीज बना दी। कौन कौन सी? मिजोरम की यूनियन टेरिटरी और अरुणाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी। उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश को हम नेफा के नाम से जानते थे। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले तो मणिपुर और त्रिपुरा जो थे उन दोनों को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया गया, मेघालय को सब स्टेट से स्टेट बना दिया गया, और असम में से ही 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज निकाली जो बाद में जाके हम देखेंगे कि वो भी स्टेट बन जाएंगी बाद में 1987 के अंदर गोवा के साथ। बट अभी वो जो 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज निकाली हैं वो कौन कौन सी हैं? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। एंड द 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसको ओरिजिनली हम क्या कहते थे? नेफा के नाम से जानते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, केम इनटू बीइंग। ये सारी चीजें हुई। विद दिस द नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन इंक्रीज टू 21। हमने अभी देखा पीछे कि सबसे पहले 15 स्टेट जो बनी वो गुजरात बनी, फिर हमने देखा कि नागालैंड हमारी 16 स्टेट बनी, हरियाणा बनी 17 स्टेट, 18 स्टेट हमारी कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 18 स्टेट बनने के बाद हमारी अब जो 19 स्टेट बनती है वो है मणिपुर। मणिपुर बिकमिंग द 19 स्टेट। त्रिपुरा हमारी बनती है 20th स्टेट, और मेघालय जो पहले सब स्टेट थी अब वो 21st स्टेट बन जाती है इंडियन यूनियन की।
इनिशियली 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1969 के अंदर ही हमने देखा ना कि इसको सब स्टेट का भी स्टेटस दिया गया था, वो कब दिया था 1969 के अंदर मेघालय को। तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर से क्रिएटेड मेघालय एज एन ऑटोनॉमस स्टेट और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यानी कि मेघालय को बोला गया ऑल्दो तुम रहोगे आसाम के अंडर ही, बट तुम अपना खुद का लेजिस्लेचर ले लो और खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी ले लो। ये 1969 में दिया, और तुमको क्या बोला जाएगा, तुमको एक स्टेटस दिया जाएगा सब स्टेट का या एक ऑटोनॉमस स्टेट का, ठीक है। बट ये 69 वाला जो चीज़ था इसको चेंज करके उन्होंने, मेघालय के लोगों ने बोला कि हम कंप्लीटली इस चीज़ से भी सेटिस्फाई नहीं है, हमारे एस्पिरेशंस अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए, हम अभी भी जो है कंप्लीट स्टेट बनना चाहते हैं, क्योंकि तुम बांट बांट के सबको स्टेट बनाए जा रहे हो इंडिया के अंदर, तो हम भी क्यों पीछे रहें, ठीक है। However, this did not satisfy the aspirations of the people of Meghalaya, ठीक है। The union territories of Mizoram and Arunachal Pradesh were also formed out of the territories of Assam। ये भी हमने देख लिया कि 3 स्टेट्स बनने के अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज भी बनती है 1972 के अंदर। 3 स्टेट्स कौन कौन सी, मणिपुर और त्रिपुरा जो पहले यूनियन टेरिटरीज थी उनको स्टेट बना दिया, फिर मेघालय जो पहले सब स्टेट बनाई थी 1969 में, अब 3 साल बाद 72 के अंदर उसको भी स्टेटहुड दे दिया, और 2 यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई आसाम से निकाल के, कौन कौन सी, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। अब लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ सिक्किम। अब सिक्किम की अलग ही पूरी स्टोरी है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पैराग्राफ के अंदर। 1947 तक सिक्किम वॉज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय द चोग्याल डायनेस्टी, ठीक है। तो सिक्किम जो था एक प्रिंसली स्टेट था जिसको चोग्याल डायनेस्टी रूल कर रहा था 1947 से पहले, और 1947 के बाद क्या हुआ कि सिक्किम के लोग ने चाहा कि हम इंडिया के साथ थोड़ा और ग्रेटर बॉन्डिंग करें और उसके साथ यूनाइट होने की कोशिश करें। इन 1947 आफ्टर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी सिक्किम बिकेम प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया। यानी कि सिक्किम ने डिसाइड किया कि हम जो है, अब हमने देखा था कि प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, एक तो इंडिया को ज्वाइन कर लो, एक आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहो। तो उसने तीनों में से कोई ऑप्शन ढंग से नहीं अपनाया। उसने क्या किया कि ऑल्दो इंडिविजुअली अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इंटरनली ऑटोनॉमी के साथ काम करेगा, बट इंडिया का प्रोटेक्टरेट रहेगा। प्रोटेक्टरेट रहने का मतलब इंडिया जो है उसके एक्सटर्नल अफेयर्स को, उसके कम्युनिकेशंस को और उसके डिफेंस को देखेगा, बाकी इंटरनली जो भी काम हो रहा है फाइनेंसेस का, गवर्नेंस का, वो सब चोग्याल डायनेस्टी ही रूल करेगी, ठीक है। ये अभी तक हमारा था 1947 के बाद स्टेटस, whereby the Indian government assumed responsibility of the defense, external affairs and communications of Sikkim, ठीक है। तो 1947 के बाद जैसे ब्रिटिश पैरामाउंसी हटती है सिक्किम के ऊपर से, तो इंडियन गवर्नेंस जो है इसके एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस का ध्यान रखती है सिक्किम के। 1974 तक सिक्किम एक्सप्रेस्ड इट्स डिजायर फॉर ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया। 1947 से लेकर 74 तक सिक्किम के लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम इंडिया से ज़्यादा एसोसिएट होने की कोशिश करें, ज़्यादा यूनाइट होने की कोशिश करें, इंडिया में मिलने की, अपने आप को एडमिट करने की कोशिश करते हैं। और इसकी वजह से 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1974 के अंदर, वॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। This amendment introduced a new class of statehood under the constitution by conferring on Sikkim the status of associate state। अब अलग ही चीज होती है 1974 के अंदर कि एक नया टाइप का स्टेट इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट, जिसको हम एसोसिएट स्टेट बोलते हैं। इससे पहले कोई भी ऐसी स्टेट या जगह टेरिटरी नहीं थी इंडिया में जिसको एसोसिएट स्टेट का टाइटल दिया गया था। एसोसिएट स्टेट का सबसे पहली बार टर्म इस्तेमाल किया पार्लियामेंट ने, और इंडिया और सिक्किम को इंडिया के अंदर एज एन एसोसिएट स्टेट इंक्लूड कर लिया। अब एसोसिएट स्टेट इंक्लूड करेंगे तो उसके कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे कि क्या है ये एसोसिएट स्टेट, इसको किस तरह से इंडिया रूल करेगा, किस तरह से उसके साथ एसोसिएशन होगा। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 2A, और लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स के अंदर एक नई शेड्यूल ऐड करा, 10th शेड्यूल, ठीक है। ये 2 चीजें 1974 के अंदर हमने करी 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से, ठीक है। स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, फॉर दिस पर्पस अ न्यू आर्टिकल, आर्टिकल 2A जो मैंने अभी आपको बताया, और एक नया शेड्यूल ऐड किया 10th शेड्यूल कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एसोसिएशन, कि किस बेसिस पे इसको हम एसोसिएट करेंगे इंडिया के साथ सिक्किम को, वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 35th अमेंडमेंट एक्ट ने ये 2 चीजों को इंट्रोड्यूस कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्या क्या, आर्टिकल 2A जिसमें ये बताया गया है कि सिक्किम जो है इंडिया का एसोसिएट स्टेट है, और शेड्यूल 10 जिसके अंदर वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं कि किस बेसिस पे, किस टर्म्स या कंडीशंस पे इसको एसोसिएट करेंगे हम इंडियन यूनियन के अंदर।
दिस एक्सपेरिमेंट हाउएवर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, क्योंकि सिक्किम के लोग चाहते थे कि हम कंप्लीटली इंडिया का पार्ट बन जाएं, हमको ये एसोसिएट स्टेट का पार्ट या स्टेटस नहीं चाहिए, हमको अब कंप्लीट स्टेट बना दो इंडियन यूनियन का, ठीक है। इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एज इट कुड नॉट फुली सेटिस्फाई द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम, क्योंकि पीपल ऑफ सिक्किम जो थे वो चौग्याल डायनेस्टी से कंप्लीटली अलग होना चाहते थे। वो कहते थे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ चौग्याल को ही आप अबॉलिश कर दो और इंडियन यूनियन को हम हमारे अंदर एडमिट कर लो। और इसी बेसिस पे एक रेफरेंडम होता है वहाँ पे 1975 में। इन अ रेफरेंडम हेल्ड इन 1975 दे वोटेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चौग्याल, कि जो डायनेस्टी हमको प्रिंसली स्टेट रूल कर रही है चौग्याल, इसका आप इंस्टीट्यूशन ही हटा दो, एंड सिक्किम बिकमिंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बना दो सिक्किम को। ये लोगों ने एक्सप्रेस किया एज देयर डिमांड इन द रेफरेंडम इन 1975। कॉन्सिक्वेंटली 36 यानी कि नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है। 35 हमने देख लिया, 35th अमेंडमेंट एक्ट देखा था 1974 का। अब 75 के अंदर 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1975 वाज एनेक्टेड टू मेक सिक्किम अ फुल फ्लैश स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, क्या डिसाइड किया कि सिक्किम को एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया जाएगा इंडियन यूनियन का, जो हमारा 22nd स्टेट होगा। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कौन कौन सी स्टेट्स बन रही थी। 19 स्टेट हमने देखी मणिपुर की, 20th देखी त्रिपुरा की, फिर हमने देखी 21st मेघालय की, और अब 22nd स्टेट हमारी बन रही है सिक्किम की। दिस अमेंडमेंट अमेंडेड द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल क्या क्या है, ये आप वीडियो में कमेंट करिए कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल हम डिस्कस कर चुके हैं, कि इस फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन के इस 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने। हमने देखा कि इसने 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 371F, टू प्रोवाइड फॉर द सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिक्किम। यानी कि हमने देखा कि 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 के अंदर क्या हुआ, 2A ऐड किया गया और 10th शेड्यूल ऐड किया गया। अब जब हमने इसको एसोसिएट स्टेट का जो स्टेटस दिया था वो हटा के एक कंप्लीट स्टेट बनाना है, तो हमको ये 2A और 10th शेड्यूल हटाना पड़ेगा। और कॉन्सिक्वेंटली 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के अंदर हमने यही किया कि हमने जो सेकंड 2A जो अभी ऐड किया था हमने, और जो 10th शेड्यूल ऐड किया था सिक्किम के एसोसिएट स्टेट के स्टेटस के लिए, उन दोनों को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, और एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 371F 1975 में। और उस आर्टिकल के अंदर वो सारे प्रोविजंस लिखे कि किस तरह से सिक्किम हमारे देश का एक इंटीग्रल स्टेट बनेगा। ठीक है, इट ऑल्सो रिपील्ड आर्टिकल 2A, वही जो मैंने आपको बताया, एंड द 10th शेड्यूल दैट वर एडेड बाय द 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974। तो जो चीजें 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 ने करी थी, 2A और 10S या 10th शेड्यूल जो बनाया था, जो किसके लिए बनाया था, जब सिक्किम एक एसोसिएट स्टेट था, बट अब तो वो एसोसिएट स्टेट है ही नहीं, तो उन प्रोविजंस का, उन टर्म्स एंड कंडीशन का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो टर्म्स कंडीशंस को हटा दिया गया और वो उसको एसोसिएट स्टेट का जो टाइटल दिया था वो भी हटा दिया गया। और जब वो एक इंडिविजुअल स्टेट बन चुका है, एक इंटीग्रल स्टेट बन चुका है इंडिया का, तो वो उसको एक जनरल प्रोविजंस जो उसके अंदर होंगे वो 371F के अंदर उसमें इंक्लूड कर दिए गए।